Friends, welcome to TLH once again. A very warm welcome to all of you on my channel once again TLH. मैं आपसे बहुत लंबे समय के बाद रूबरू हो रहा हूँ, आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। उसके पीछे की बहुत जेन्युइन वजह है कि आप जैसा आपकी पता है कि इस वीडियो को शूट करने में मेरे छोटे भाई मेरी मदद करते हैं। और चूँकि उनके बोर्ड्स के एग्ज़ाम थे और वो बोर्ड के एग्ज़ाम की वजह से वो बहुत ज़्यादा हम लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो पाए, क्योंकि उनके पहले पढ़ाई का पहले प्लेस पे है, उसके बाद ये सब है। तो हालांकि अब बोर्ड्स के एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं और मैं अब रेगुलर आपके साथ वीडियो में आऊँगा, आपकी कोर्सेज को लेकर आगे बढ़ूँगा। और अभी जैसे कि अभी मई में ही सारे स्कूल बंद हो जाएंगे, समर वेकेशंस हो जाएंगे, तो मैं रेगुलर आपके साथ आऊँगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने टॉपिक्स पे आना चाहता हूँ। और इस बार जो आज की वीडियो में जो टॉपिक मैं डील करूँगा वो क्लास 9th की हिस्ट्री से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 9 की हिस्ट्री की बुक जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री को डील करती है और बुक का टाइटल का नेम है इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 1 और इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 2 सेकंड आप 10th क्लास में वीडियो, जिसको मैं बाद में डील करूँगा, जिसको मैं कवर करूँगा। वर्ल्ड हिस्ट्री जो अपने में ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मतलब एक प्रकार से इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इंस्पायरिंग चैप्टर्स रखते हैं अपने में, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, ठीक है, सोशलिज्म, हाउ टू रेज द सोशलिज्म इन यूरोप एंड वर्ल्ड, फिर राइज ऑफ हिटलर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं और इसको मैं प्रयास करूँगा आपको बहुत ही इंटरेस्टिंगली बहुत अच्छे से पढ़ाने के लिए और आपकी सारी क्वेरीज, सारे प्रश्न और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करूँगा। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपने टॉपिक पर लौटना चाहता हूँ। जैसा कि बोर्ड पर आपको टाइटल लिखा हुआ मिल रहा है कि क्लास फर्स्ट चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही आपके और कहते हैं क्लास 9 की हिस्ट्री की बुक में स्टार्ट होता है और ये इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशन नॉट फॉर द फ्रांस बट अक्रॉस द वर्ल्ड। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो पहली बार वर्ल्ड में घटित हुई और इसके जो मैसेजेस थे, इस रेवोल्यूशन की जो संदेश थे, जो इसके मैसेज थे, ये पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड फैले और डिफरेंट कंट्रीज, जैसे कि अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में आपको पता। हालांकि अमेरिकन रेवोल्यूशन इससे पहले हुई थी, बट इसके कुछ जो आइडियाज़ थे जैसे लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ये सब सारे आइडियाज़ जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को स्टेबलाइज करते हैं, वो अब यूएसए ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला था। इसके साथ आज यूरोप में जितना अगर कह सकते हैं कि यूरोप का अगर डेमोक्रेटाइजेशन अगर जो किया, जिस रेवोल्यूशन ने, जिस घटना ने, जिस इवेंट ने किया, उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थी वर्ल्ड के। इसके ऊपर अगर आप हम पहले फोकस करेंगे कि फ्रेंच जो है, फ्रांस जो फ्रेंच जिससे बात करते हैं कि फ्रांस में रेवोल्यूशन की होने का कारण, क्योंकि आपको पता होगा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवोल्यूशन एंड मूवमेंट। रेवोल्यूशन एंड मूवमेंट, दोनों वर्ड आपको, आप इससे फैमिलियर होंगे। दोनों वर्ड्स, ऐसा नहीं कि आप पहली बार यहाँ पे सुन रहे हैं और इसके बारे में आप पहली बार जान रहे हैं, बट बहुत से लोगों को पता होगा जो मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको पहले से पता होगा रेवोल्यूशन और मूवमेंट में क्या अंतर है। फिर भी मैं अपने सारे ऑडियंस, अपने सभी बच्चों के लिए ये चीज़ जरूर बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमको किसी भी चीज़ को पढ़ने के पहले उस चैप्टर के थीम्स को समझना चाहिए। यहाँ पे फ्रेंच से मतलब है फ्रांस से और रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति से। रेवोल्यूशन मतलब क्रांति, मगर रेवोल्यूशन और मूवमेंट में अंतर बहुत ही वाइड अंतर है। आपने इंडियन मूवमेंट, इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट पढ़ा होगा, इंडिपेंडेंट मूवमेंट पढ़ा होगा, बट इंडियन रेवोल्यूशन करके नहीं पढ़ा होगा, इंडियन इंडिपेंडेंस रेवोल्यूशन वर्ड। तो मतलब क्या है रेवोल्यूशन और मूवमेंट, इसको आप समझिए कि ये दो जुड़वा भाई हैं, ट्विंस बॉर्न है। दोनों का काम एक है, एक एम है, यानी कि एम क्या है इनका, एम है टू चेंज। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा एम टू चेंज, यानी कि दो सगे भाई हैं, एक का नाम है रेवोल्यूशन, एक का नाम है मूवमेंट, और दोनों क्या चाहते हैं, चेंज, बदलाव, रिफॉर्म। छोटा मोटा चेंज की बात नहीं होती है, बड़े बदलाव की, बड़े रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स मतलब बिग ट्रांसफॉर्मेशन,
ठीक है, एक एक पूरे पूरे सिस्टम को कन्वर्ट करना। चेंज द गवर्नमेंट ही रिफॉर्म और रेवोल्यूशन में नहीं आता है, बहुत बड़ी बदलाव, नीतिगत बदलाव, बहुत बड़े वाइड लेवल पे जो बदलाव होते हैं उसमें चेंजेस की बात की जा रही है। बट चेंजेस इन व्हाट, चेंजेस किसमें, क्या चेंज करना चाहता है भाई ये, और रेवोल्यूशन और मूवमेंट। रेवोल्यूशन और मूवमेंट हमेशा इतिहास को पढ़ने के लिए, हिस्ट्री को पढ़ने के लिए जब आप चीज़ों को आगे बढ़ें तो हमेशा चेंज जो बदलाव होता है वो 4 सेक्टर में होता है। किसमें होता है? 4 सेक्टर। उन सेक्टर्स का नाम मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पे। पहला होता है पॉलिटिकल, पॉलिटिकल इसको गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, ठीक। दूसरा होता है इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल। तीसरा होता है सोशल, और चौथा होता है कल्चरल, कल्चरल या इंटेलेक्चुअल भी कह सकते हैं, इंटेलेक्चुअल। ये 4 ही आप इनके बाद, अगर इन 4 सेक्टर को अलावा अगर आप 4 ही एरिया को छोड़ दीजिए तो आप कोई और एरिया को आप पाएंगे ही नहीं। इनके अलावा कोई और एरिया है ही नहीं जिससे हम और आप इफेक्ट होते हैं, यानी कि पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, सोशल है, कल्चरल या इंटेलेक्चुअल है। इन 4 सेक्टर से ही इंसान की जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है, जो भी प्रतिक्रियाएँ होती हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, इन 4 ही सेक्टर्स में होती हैं। कोई आदमी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, कोई सोशल इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में, कोई कल्चरल एक्टिविटी या इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ में। और जब चेंज होता है तो इन्हीं 4 ही सेक्टर, किसी न किसी 4 सेक्टर में चेंज होता है। बट फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट या वेरी रैपिडली, बहुत तेज़ी से चेंज होने वाला जो सेक्टर है, या जो जिस सेक्टर में सबसे ज़्यादा चेंज होता है वो पॉलिटिकल होता है। बहुत रैपिड, सबसे जल्दी और सबसे तेज़ी से परिवर्तन होने वाला जिसमें परिवर्तन होता है वो पॉलिटिकल होता है, गवर्नमेंट। जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा पाकिस्तान में जस्ट एक सरकार इमरान खान जी की थी, और आप देखिए वहाँ पे दूसरी सरकार हो गई। एक अब इस प्रस्ताव पास हो गया, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, उसके बाद उनकी सरकार चली गई, अब कोई और सरकार चल रहा है। मतलब पॉलिटिकली बहुत तेज़ी से चेंज होता है सिस्टम, और सबसे देर में, सबसे बहुत स्लो रैपिड, मतलब कह सकते हैं स्लो पेस से चेंज होने वाली चीज़ होती है कल्चर। स्लो चेंज चलता है। जैसे कल्चर में क्या आता है? कल्चर में बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे हमारी लैंग्वेज, हमारा खान पान, हमारे पहनने के तरीके, हमारे फेस्टिवल्स, ठीक है, हमारे नॉर्म्स, ये सब जो होता है कल्चरल नॉर्म्स कहते हैं। और ये बहुत टाइम लगता है चेंज होने में, बहुत स्लो होता है। यानी सबसे तेज़ी से चेंज होने वाला पॉलिटिकल या गवर्नमेंटल, और सबसे देर में सबसे चेंज होने वाला कल्चरल होता है। उसके बाद अब चेंज तो हो गया, मैंने बताया कि कहीं भी अगर कोई चीज़ चेंज होता है, ये मूवमेंट और रेवोल्यूशन जो चीज़ चाहते हैं वो चेंज चाहते हैं, और किसमें चेंज चाहते हैं? इन 4 चीज़ों में चेंज चाहते हैं। मगर चेंज अब फिर अलग क्यों हुए? अलग इस पर्पज से हुए, जैसे कि मान लीजिए आपको कहीं जाना है किसी एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे, तो हो सकता है उसके कई रास्ते हैं, एक दूसरा रास्ता हो, तीसरा रास्ता हो, पहला रास्ता हो। तो यानी कि रेवोल्यूशन और मूवमेंट में ये अंतर है कि ये चाहते हैं, इनका एम तो एक ही है, इनकी डेस्टिनी एक है, टू चेंज इन व्हाट? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल। बट तरीके अलग हैं, ये चेंज करने के तरीकों में अलग अलग अपने हैं। यानी कि अगर आप रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो इस वर्ड का शाब्दिक हिंदी मतलब होता है क्रांति, और क्रांति से क्या होता है? ये रैपिड चेंज चाहता है। क्या चाहता है? रैपिड, बहुत फास्ट, ठीक है, बहुत एक ही रात में सब कुछ चेंज करना चाहता है, पॉलिटिकली चेंज करना चाहता है, इकोनॉमिकली, मतलब इसको ये कहते हैं इम्पेशेंस टाइप का बच्चा है। जो ये भाई है दोनों में, ये थोड़ा सा इसके अंदर धैर्य की कमी है, इम्पेशेंस है, इसको जो चाहिए तुरंत चाहिए। और जब आप तुरंत कोई चीज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ गड़बड़ियाँ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जब रेवोल्यूशन होता है, इसीलिए जहाँ जहाँ रेवोल्यूशन होता है आप देखेंगे वहाँ पे 99% वहाँ पे वायलेंस होता है। वायलेंस मतलब हिंसा, मारकाट, ब्लड बात, खून बहता है। यानी कि आप देखेंगे 99% जहाँ पर रेवोल्यूशन हुआ है सब जगह वायलेंट हुआ है। क्यों? क्योंकि ये रैपिड चेंज चाहता है। किसमें चाहता है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस में। वो एक ही टाइम में पूरे सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहता है, पूरा उलट पलट देना चाहता है। इस भाई के अंदर
पेशेंस नहीं है। मगर जो ये इसका बड़ा वाला भाई है या दूसरा भाई है, ये मूवमेंट है। इसको इसका मतलब होता है आंदोलन, इसका मतलब होता है आंदोलन। ये जो है थोड़ा पेशेंस वाला व्यक्ति है, ये चाहता है धीमे धीमे चेंज होना। ये बहुत फास्ट और रैपिड चेंजेस में विश्वास नहीं करता है। ये कहता है कि ठीक है भैया चेंज चाहिए, धीरे धीरे चलते हैं ताकि गिरे ना, ताकि कोई लड़ाई ना हो, ताकि चीज़ें गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो ज़्यादातर इसीलिए देखिए जो हमारी आज़ादी की लड़ाई थी, अगर आप उसको अगर मॉडर्न इंडिया को अगर फैब्रिकेट करिए, मॉडर्न इंडिया के कहाँ से कहाँ शुरुआत होती है, 1757 से टिल प्रेजेंट तक। ठीक है, ये हमारा टाइम पीरियड है। और मॉडर्न इंडिया को 1757 से अगर आप जोड़िए तो हमारी आज़ादी की जो लड़ाई है, हमारी इंडिपेंडेंस की जो स्ट्रगल है, हम 1757 से 1857 और 1857 से 1947, अगर इसको 10 साल और जोड़ दीजिए तो 1957 करीब करीब 200 साल लगे, 200 ईयर। मतलब इतना ये पेशेंसफुल मूवमेंट चला, इतना मतलब आराम से, इतना ग्रेजुअल, ठीक है, इतना आराम से चीज़ों को चलाया कि चीज़ें जो है अपने इंडिपेंडेंस को प्राप्त करने के लिए उसको 200 साल लग गए। इसलिए इंडियन इंडिपेंडेंस को मूवमेंट के साथ जोड़ते हैं, उसमें इंडियन इंडिपेंडेंट रेवोल्यूशन नहीं कहते हैं। हालांकि एक 1857 में एक रिवॉल्ट हुआ था, मगर वो उस लेवल पे नहीं था, उसको हम क्रांति नहीं कह सकते हैं, रिवॉल्ट ही कहा जाता है उसे। तो अभी आपको इतना समझ में आया, मैंने अभी तक सिर्फ आपको रेवोल्यूशन वर्ड का मतलब बताया है कि रेवोल्यूशन और मूवमेंट में क्या डिफरेंस है। आई होप आप सब इसको समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं फिर भी समझ में आया है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स या अपने मैसेजेस हम पे हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपके आंसर को करने का प्रयास करूंगा मैं। ठीक है, तो रेवोल्यूशन और मूवमेंट, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चे जो इस वीडियो को देखें उनके अंदर फिर ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड कोई क्वेरी ना रहे। ठीक है, अब यही प्रयास है। अब इतना आपको समझ में आया कि रेवोल्यूशन वर्ड का मतलब क्या होता है। रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति होती है, ये बहुत रैपिड फास्ट तरीके से चेंज हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर पेशेंस नहीं होता है और ज़्यादातर 99% जो रेवोल्यूशन है वो आपकी वायलेंट बेसिस है, उसमें वायलेंट होना स्वाभाविक है। ठीक, अब हमारी बात हो रही है फ्रांस की। हालांकि मैं चाहता तो था कि आपको मतलब इस पे यहीं से टॉपिक आपका शुरुआत हुई है। अगर आप पहला टॉपिक पढ़ेंगे, पहला पॉइंट जो है उसमें लिखा हुआ है द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के लास्ट में फ्रेंच की सोसाइटी कैसे थी। मगर मैं आपको थोड़ा सा और पीछे से लेके जाना चाहता हूँ। ठीक है, थोड़ा हो सकता है वीडियो लेंदी हो, बट आप मेरे पर विश्वास रखिए कि अगर आपको मैं इन सब चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चलूँगा तो आपको किसी भी एक पॉइंट पर ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई या आपके बाउंस हो रही है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि यूरोप जो है, यूरोप में दो मेन पावर थी। एक पावर जो थी आपकी ब्रिटेन थी, जिसे आप यूके कहते हैं, और दूसरी पावर जो थी आपकी फ्रांस थी। दो पावर ऐसी थी जिनके बीच में यूरोप में राइवलिटीज चल रही थी। राइवलिटीज मतलब एक तुम बड़े हो कि मैं बड़ा हूँ, एक मतलब हौस पौस, मतलब एक दूसरे के ऊपर अपने आप को डोमिनेट करने की। आपको पता है कि 1750 से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इस वर्ड से आप शायद फैमिलियर हो, और नहीं है तो मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इतिहास में, हिस्ट्री में ऐसा टाइम पीरियड माना जाता है जहाँ पर इंसान अपनी उपयोग की ज़्यादातर चीज़ों का उत्पादन, प्रोडक्शन, ठीक है, मशीन के माध्यम से करता है। यानी कि इन द टाइम फेज व्हेन द ह्यूमंस हैज प्रोड्यूस्ड मोर एंड मोर देयर नीडीज कमोडिटीज थ्रू द मशीन्स। अपनी ज़रूरत की ज़्यादातर चीज़ों का वो प्रोडक्शन जो है वो मशीन के माध्यम से करता है, और ऐसे टाइम पीरियड को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशन में क्या होगा, फैक्ट्रीज लगेंगी, मशीनें लगेंगी। उन फैक्ट्रीज और मशीनों में एक प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होगी, मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें होंगी। मगर वो क्या करेंगे मैक्सिमम, जब आप कोई रॉ मटेरियल डालेंगे, कच्चा माल एक तरफ से डालेंगे, तभी तो वो फिनिश गुड होके आएगा, एक नया प्रोडक्ट बनेगा। मगर उस रॉ मटेरियल को आप कहाँ से ले आएंगे,
रॉ मटेरियल आपके पास होगा तभी तो आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ना। इस रॉ मटेरियल की खोज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल आ सके, कच्चे माल आ सके, उसको हम फैक्ट्री में ले जाकर इस पे जो प्रोडक्ट बना सके उसको दुनिया भर में बेचकर उससे मुनाफा कमा सके। यही दो कंट्री और पूरी दुनिया में सबसे पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसा आपको पता है यूके में यानी कि ब्रिटेन में आया। उसके बाद धीरे धीरे ये यूरोप के और अदर कंट्रीज ने इसको भी एक्वायर किया। फ्रांस भी अगर यूके के बाद देखा जाए यूरोप की सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री थी, बहुत ही स्ट्रेंथ और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री थी। तो इसने इनके बीच में यानी कि इंडस्ट्रियल अपनी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए कच्चे माल रॉ मटेरियल की जरूरत थी। रॉ मटेरियल जो फैक्ट्री से बनते, और ये रॉ मटेरियल मिलते कहाँ से आते रॉ मटेरियल? ये रॉ मटेरियल अलग अलग देशों से जो कॉलोनीज बनाई गई थी, कॉलोनीज समझ ही रहे होंगे, कॉलोनीज मतलब उपनिवेश, यानी किसी पावरफुल कंट्री के द्वारा किसी वीक कंट्री पर जब वहां पर लोग जाके बस जाते हैं और वहां के लोगों को वो गवर्न करते हैं, वहां से उनके रॉ मटेरियल उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल अपने डेवलपमेंट के लिए करते हैं, ऐसे सिस्टम को कॉलोनाइजेशन कहा जाता है, उपनिवेशवाद। जैसे कि हम किसकी कॉलोनीज थे? हम ब्रिटेन की कॉलोनीज थे, जैसा कि आपको पता होगा। इन्होंने हमारे रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किसके लिए किया था? अपने डेवलपमेंट के लिए किया था ना। तो ऐसे ही बहुत से देश जिसमें फ्रांस भी था वो अलग अलग, जैसे फ्रांस में कहते हैं साउथ ईस्ट एशिया के कई कंट्रीज, म्यांमार हो गया, वियतनाम हो गया, इन सब कंट्री के पास बहुत से ज़्यादा लोग कॉलोनीज बनाया हुआ था। अफ्रीका की कई कंट्रीज को, इथियोपिया वगैरह को भी इसने कॉलोनीज बनाया हुआ था। ऐसे ही दुनिया के बहुत, कनाडा को अपनी कॉलोनी बनाया था फ्रांस, ठीक है। ऐसे ही पूरे इन दोनों देशों में, क्योंकि ये यूरोप के देश हैं, इन दोनों के बीच में ये राइवलिटीज चल रही थी कि कौन सा देश सबसे ज्यादा देशों पर अपना आधिपत्य या अपना अधिकार जमाता है। क्यों जमाता है? फॉर द रॉ मटेरियल, कच्चे माल की उपलब्धता। यहाँ से इसीलिए तो यहाँ से जब पहले शुरुआत में यहीं से तो आपका जो कॉटन था वो लेके जाते थे ब्रिटिश, और अपने कंपनीज, अपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में, अपने कहते हैं इंडस्ट्रीज में उसको मैन्युफैक्चर करके फिर वही कपड़ा आपको बेचते थे। तो यानी कि कच्चे माल की उपलब्धता के लिए, रॉ मटेरियल्स की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी फॉर द रॉ मटेरियल्स के लिए ये ज़्यादातर देशों पर अपना अधिकार करना चाह रहे थे। इस वजह से ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक राइवलिटी, एक टसल चल रही थी। एक कह सकते हैं एक कोल्ड वॉर टाइप का, मतलब कि तुम बड़े हो कि मैं बड़ा हूँ, मैं अपने ज़्यादा क्षेत्रों पर अधिकार करूँगा, दुनिया के ज़्यादातर क्षेत्रों पर अधिकार करके वहाँ से अपने वहाँ के रिसोर्स का इस्तेमाल अपने डेवलपमेंट के लिए करूँगा। इसी राइवलिटी में एक बहुत फेमस कंट्री है जिसका नाम शायद ही आप सब न जानते हो, मैं उसका नाम जरूर लूँगा तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, ये तो बहुत कुछ लोग तो हो सकता है जाके भी आए हों वहाँ से, ठीक है। तो एक कंट्री है जिसका नाम है यूएसए। सब जानते हैं ना यूएसए कंट्री को? मुझे विश्वास है सब जानते हैं। यूएसए कंट्री का मैप बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। कुछ ऐसा ही है अगर आप देखेंगे वर्ल्ड मैप में। यूएसए, ये यूएसए है और इसका ऊपर का पोर्शन कनाडा है। कनाडा जो है वो फ्रांस की कॉलोनी था, और जो यूएसए है ये ब्रिटेन की कॉलोनी था, यानी कि यहाँ पे ब्रिटेन का कब्जा था और फ्रांस जो था वो कनाडा पे कब्जा कर रहा था। ब्रिटेन ने यहाँ पे 13 कॉलोनीज बसाई थी, 13 कॉलोनीज बसाई थी, जो बाद में मिलकर 13 कॉलोनीज ने मिलकर पूरा इंडिपेंडेंस वॉर लड़ी थी अगेंस्ट द ब्रिटिश। इस 13 कॉलोनीज में ब्रिटेन जो था, यहाँ पर जब लोग ने इनका विरोध करना स्टार्ट किया, यानी कि अमेरिकन्स ने ब्रिटेन का विरोध करना स्टार्ट किया, तो अमेरिकन्स की मदद के लिए फ्रांस ने कुछ उनके पैसे और कुछ उनको हथियार प्रोवाइड किए। किसने प्रोवाइड किए? ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिकन्स जो अपनी इंडिपेंडेंस वॉर लड़ रहे थे, उनकी हेल्प के लिए फ्रांस ने जो वहाँ के अमेरिकन्स जो कि वास्तव में यूरोप के नेटिव्स थे, उनको हथियार और पैसे की उपलब्धता कराई, यानी उनको पैसे और हथियार प्रोवाइड कराए। क्यों प्रोवाइड कराए? अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई क्यों कराया उसने? एक बहुत, जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग कॉलोनीज पे आधिपत्य करने के लिए दोनों देशों के बीच में एक प्रकार से राइवलिटीज, एक पावर टसल चल रही थी।
मगर एक और मुद्दा है। आप जानते हैं कि इंडिया फाइनली लास्ट में बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज इंडिया में आई और अपना अपने पावर को स्टेबलाइज करने का प्रयास किया, जिसमें से फाइनली सक्सीड हुआ कौन? ब्रिटेन। ब्रिटेन सक्सीड हुआ, मगर यहाँ पे फ्रेंच भी आए, डच भी आए, पुर्तगीज भी आए और ब्रिटिश भी आए। आपको एक बहुत याद होगा, अगर आपने इंडियन हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा है, तो एक तमिलनाडु का जो वर्तमान रीजन है, ये इसको पहले एंशिएंट या प्री मॉडर्न टाइम में इसको कार्नेटिक भी कहा जाता था, कार्नेटिक। और इसी के लिए ब्रिटिश यानी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में 3 कार्नेटिक वॉर भी हुए। कार्नेटिक वॉर, कार्नेटिक मतलब जो अभी का तमिलनाडु है, इसी को पहले के समय में कार्नेटिक कहा जाता था। क्यों वॉर हो रहा था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में? क्योंकि ब्रिटिश और फ्रांस दोनों ये चाहते थे कि इंडिया पर इनका कब्जा हो, यानी कि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में एक लड़ाई चल रही थी कि वो कॉलोनी किसकी बनेगा, इंडिया फ्रांस की बनेगा कि ब्रिटेन की बनेगा। इसी को ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में इंडिया को कॉलोनीज बनाने के लिए 3 वॉर हुए, जिसको कार्नेटिक वॉर 1, 2 और 3 के नाम से भी जाना जाता है। मगर इस कार्नेटिक वॉर में फाइनली आउटकम दिया जाए तो ब्रिटिश जो थे वो विक्टोरियस हुए, यानी कि वो विजयी हुए, फ्रांस हार गए। आई थिंक, अगर मुझे डेट याद नहीं हो, शायद मैं कंफर्म अगर हूँ तो 1763 की बात है ये, शायद लास्ट वॉर जो हुई थी वॉर्ली वॉर में 63 या 65 की वॉर में, 1763 या 65 में फ्रेंच जो है वो हार गए और ब्रिटिश जीत गए। इस बात का इतना ज्यादा क्योंकि इंडिया बहुत ही प्रॉस्परस लैंड थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलोनीज थी। अगर जो भी उस इंडिया पर कब्जा करता, उसके डेवलपमेंट और उसके पावरफुल या वर्ल्ड पावर होने के चांसेस लमसम फिक्स थे। क्योंकि फ्रांस यहाँ पे हार गया था, तो उसको इस बात का दुख था कि किस प्रकार में ब्रिटेन को उसको हरा सकूं, उसको इसका बदला ले सके एक प्रकार से। इसी वजह से जब यूएस के यानी कि जो नागरिक थे, जो यहाँ के यूएस के जो थे, जो वास्तव में ब्रिटिश ही थे, मतलब यूरोपियन के नेटिव्स थे, उन्होंने ब्रिटिश की पॉलिसीज और उनके एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करना स्टार्ट किया। और ये चांस जो है फ्रांस को मिल गया, क्योंकि फ्रांस भी ऊपर बैठा हुआ था कनाडा के पास। वो चाहता था कि ये इसकी कॉलोनी हो जाए, यूएसए के काफी पार्ट पर वो कब्जा करना चाहता था। इसी के लिए उसने फ्रांस ने अमेरिकन्स को हेल्प किया। हेल्प कैसे? मनी से हेल्प किया, पैसे से, हथियारों से हेल्प किया, ट्रेनिंग से हेल्प किया, जैसे भी मन। इस हेल्प में ही फ्रांस में रेवोल्यूशन का मुख्य कारण बना। वो कैसे बना अभी मैं आपको क्लियर करूंगा, बट आप इतना क्लियर करिए कि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में राइवलिटी इस बात को लेके थी कि फ्रांस और ब्रिटेन दोनों विश्व के ज्यादातर देशों पर कौन ज्यादा कब्जा करता है। क्यों करता है? क्योंकि रॉ मटेरियल चाहिए। क्यों रॉ मटेरियल चाहिए? क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या होता है कि ज्यादातर हम प्रोडक्शन है वो इंडस्ट्रीज और मशीन के माध्यम से करते हैं। अब इंडिया वाला मैंने आपको एस्पेक्ट बताया कि इंडिया में भी इसी चीज को राइवलिटीज लेकर कार्नेटिक वॉर हुए थे फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। 3 कार्नेटिक वॉर हुए थे, जिसमें से फाइनली फ्रांस हार गया था ब्रिटेन के। और इसका बदला लेने के लिए इसका कहते हैं एक प्रकार से इनविटी थी इन दोनों के बीच में कि किसी तरीके से मैं मतलब फ्रांस इसको यूएसए से भगाना चाहता था, जैसे वो इंडिया से हारा था। इंडिया में अपनी कॉलोनीज बनाने में वो सफल नहीं हुआ था। अब जब उसको मदद चाहिए थी तो जाहिर से बात है पैसा कौन देगा? कंट्री देगी। कौन देगी? जो चाहती सामने वाले को हराने के लिए। तो फ्रांस ने किसको पैसा दिया हराने के लिए? अमेरिकन वॉर में, अमेरिकन इंडिपेंडेंस वॉर में अमेरिकन की मदद की, काफी पैसे दिए इसने, फ्रांस ने। अब हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं। अब आपको मैंने पूरी कहानी बता दी। अब ये पिक्चर जो है आपके पीछे बैकग्राउंड में चलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक ये पिक्चर क्लियर नहीं होगी आप इन चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एक चीज सोशल साइंसेज में कनेक्ट है। सोसाइटी इकोनॉमिक्स से कनेक्ट है, इकोनॉमिक पॉलिटी से कनेक्ट है, हर चीज एक दूसरे से कनेक्ट है। इसको आप सेपरेट करके देखेंगे तो आप थोड़ा धोखा खाएंगे, आपको समझ में कम आएगा, इसलिए कनेक्ट है। अब इतनी कहानी के बाद मैं अब फ्रेंच रेवोल्यूशन पे, जो कि मेरा टॉपिक लिखा गया है, मैं उस पर पहुंच रहा हूँ। अभी तक मैंने आपको इस टॉपिक्स में एक भी चीजें नहीं पढ़ाई है, मैं आपको सिर्फ
यहाँ तक पहुंचने के लिए जो आपका बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए था, जो चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए थी, वो मैंने आपको बताया। आई होप आपको अभी तक समझ में आया होगा। अब जैसा कि इस बोर्ड पर लिखे हुए टर्म्स को मैं एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, और अगर आपको कोई इसमें दिक्कत होगी तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन पूछिएगा। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। लेट 18th सेंचुरी का मतलब बात करें 17 के मतलब कह सकते हैं 1750, 1789, 1770s के इस दौर की बात कर रहा है। यानी कि जब 18वीं शताब्दी पूरी होने की थी, उसके 4, 5, 10 साल 20 साल पहले की बात कर रहा है। लेट 18th सेंचुरी समझते ना। जब आप 17th सेंचुरी की बात करें, इसका मतलब आप 1601 से यानी 1600 से लेकर आप 1699 तक की बात कर रहे हैं। इसके टाइम पीरियड्स को 17th सेंचुरी कहा जाता है। ठीक, 18th सेंचुरी के बीच में क्या कह रहा है? 18th सेंचुरी कह रहा है कि आपको 1700 से लेकर 1799 के बीच में बात कर रहा है। इस टाइम पीरियड को बोला जाएगा 18th सेंचुरी। ठीक है, इसको बोला जाएगा 18th सेंचुरी। 1700 से यानी 1700 से लेकर 1799 के बीच की जो टाइम पीरियड है उसको 18th सेंचुरी। तो मेरे बहुत से बच्चे होंगे जो देख रहे होंगे, उनको बहुत सा ये नहीं पता होगा कि इस टाइम पीरियड को किस बार को 17th सेंचुरी बोलते हैं, 18th सेंचुरी बोलते हैं। तो मैंने इसको छोटा सा क्लियर करना चाहा कि आपको ये सही रहे आपका। अब बात आती है कि फ्रेंच सोसाइटी, जैसा कि पूरे यूरोप है, हमारी भी सोसाइटी, इंडियन अगर एंशिएंट इंडिया में, मिडिवल इंडिया में जाओगे तो सब जगह ऐसी सोसाइटी थी पूरे वर्ल्ड में। ऐसा मैं नहीं कह सकता कि अपनी इंडिया भी ऐसा था वैसा था, ठीक है, बट सारे वर्ल्ड में और यूरोप में भी ऐसी ही चीजें सिस्टम थी। वहाँ प्रिविलेज बेस्ड सोसाइटी थी। कैसे सोसाइटी थी? प्रिविलेज। अब प्रिविलेज क्या होता है? प्रिविलेज मतलब होता है किसी को विशेष अधिकार देना, किसी को विशेष इंपॉर्टेंस, वीआईपी वीवीआईपी वाला स्टेटस देना। जैसे कि आज हमारे यहाँ एमएलए एमपी ये सब वगैरह हैं, ऐसे लोगों को कहा जाता है प्रिविलेज बेस्ड सोसाइटी, जिनको एक विशेष महत्व देना कि भैया ये तो बहुत रसूखदार आदमी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है सोसाइटी के। ऐसे सोसाइटी में ऐसे लोगों को प्रिविलेज देना कहते हैं, यानी कि उनको कुछ विशेष अधिकार देना या विशेष उनको महत्व देना। यानी कि सभी पूरे यूरोप में जितनी भी सोसाइटीज थी सब ऐसी सोसाइटीज थी। और आपको पता है ये अगर हम प्री मॉडर्न एरा की अगर हम बात करें या लेटर मेडाइवल पीरियड की बात करें बढ़ के, तो पूरा यूरोप जो था वो मोनार्की में था। अब कहेंगे मोनार्की क्या होता है? मोनार्की ऐसी व्यवस्था होता है, ऐसा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होता है जहां पर गवर्नमेंट जो है किसी किंग के द्वारा, किसी एम्परर के द्वारा रन की जाती है। मतलब जहां पे राजा और रानी जैसी व्यवस्थाएं होती है, जहां पर गवर्नमेंट को किंग रन करता है, कोई एम्परर रन करता है। ऐसे गवर्नमेंट व्यवस्था को मोनार्की कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोनार्की या मोनार्किकल सिस्टम। पूरे वर्ल्ड में मोनार्की था, सब जगह राजा रानी थे, सब जगह एम्परर थे। ऐसे ही फ्रांस में उस वक्त लुइस 16 था। लुइस 16 का शासन चल रहा था। लुइस 16 उस वक्त फ्रांस का एम्परर था, उस वक्त फ्रांस का किंग था। अब फ्रांस का किंग तो लुइस 16 था, बट अब सोसाइटी को हम लोग यहाँ पर बेसिकली डील करेंगे। अभी हम लुइस 16 की बात नहीं करते हैं। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं किंग, और यहाँ पे अगर जैसे फ्रांस की बात कर रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे लुइस 16। ठीक है, लुइस 16 सबसे ऊपर बैठा हुआ किंग है। उसके बाद ये सोसाइटीज फैब्रिकेशन। फ्रांस की स्थिति में कैसे होता है? फ्रांस में पूरी सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइड थी। स्टेट मतलब एस वाला स्टेट नहीं है, देखिए मैंने स्पेलिंग गलत नहीं लिखी है, इसे फर्स्ट स्टेट लिखा है, ESTA स्टेट। स्टेट मतलब एक वर्ग से या क्लास से माना गया है। यानी कि देखा जाए तो फ्रांस की पूरी सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइड थी। पहला फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो अब फर्स्ट स्टेट की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेट को क्लर्जी क्लास भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था?
क्लर्जी क्लास। ये क्या करते हैं क्लर्जी भाई, ये नया वर्ड आ गया इसका। इसका कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं। क्लर्जीज का मतलब हो गया कि जो धर्म गुरु है, रिलीजियस पर्सन, रिलीजियस पर्सन्स, यानी कि जो ईश्वर और इंसान के बीच में मीडिएटर का काम करते हैं, अपने आप को धर्म गुरु मानते हैं, धर्म से रिलेटेड व्याख्यान देते हैं, धर्म से रिलेटेड चीजों को संचालित करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ज्यादातर यूरोप में या यूरोप के सभी देशों में, लगभग 99% देशों में क्रिश्चियनिटी थी, ईसाई धर्म था। तो उस वक्त ईसाई धर्म के जो ये गुरु वगैरह थे, जो ईसाइयत का या वहाँ की जो धर्म से रिलेटेड क्रिश्चियनिटी को फॉलो कराने में काम करते थे, उनको सबको पोप या फादर्स भी कहा जाता था। आप सब इस नाम से बहुत फैमिलियर होंगे, आई होप, ठीक है। तो ये सब पोप्स या फादर इनको कहा जाता था, क्यों? क्योंकि ये क्लर्जीज क्लास को रिलेटेड धर्म गुरु से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड इनका काम हुआ करता था। सेकंड स्टेट में आता है नोबेलिटी या नोबेल्स। नोबेल्स का मतलब होता है, नोबेल अगर आप वर्ड को डिक्शनरी में टाइप करेंगे, गूगल डिक्शनरी में, तो आपको उसका शाब्दिक मिलेगा महान, नोबेल मतलब। और नोबेलिटी का मतलब महान वाले या महानता से रिलेटेड जो व्यक्ति होते हैं, महान व्यक्तित्व वाले। जैसे कि हमारे यहाँ आर्यन को कहा जाता था श्रेष्ठ पुरुष, वैसे ही यूरोप में इनको नोबेलिटीज या नोबेल्स के नाम से पुकारा जाता था। ये वो वर्ग हुआ करता था जो सेना के उच्च अधिकारी हुआ करते थे, या राजा के महलों में बड़े बड़े अधिकारी पोस्ट पर, यानी कि ऑफिशियल करते पोस्टेस पर रहते थे। ये हेरारिकल हुआ करता था। हेरारिकल का मतलब होता है कि अगर जैसे किसी के पिता अगर मंत्री हैं राजा जी के उसमें दरबार में, पैलेस में, तो उनका पुत्र भी उसी पैलेस पे या उसी जगह पे पोस्टेड होगा। यानी कि मतलब टैलेंट की कोई कदर नहीं थी। अगर आप पैदा हुए हैं उस फैमिली में, नोबेल फैमिली में, तो आप चाहे उस काबिल हो या ना हो, आपके अंदर कोई लीडरशिप क्वालिटी हो या ना हो, आपको वो पोस्ट मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो हेरारिकल बेसिस पे चल रहा था। यानी कि पिता का पुत्र भी वही पोस्ट पाएगा, फिर उसका पुत्र वही पोस्ट पाएगा, फिर यानी फैमिलियर टाइप है, हेरारिकल वे में चलता है, हेरिडेटरी टाइप। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे आपके लिए जो इस चैप्टर के लिए जो पूरे इस फ्रेंच रेवोल्यूशन को ऑर्गेनाइज करता है, उसको लीड करता है, वो थर्ड क्लास है, थर्ड स्टेट। इस स्टेट में हम इसको मैंने लिखा है, देखिए इसको मैंने फिर फर्दर डिफरेंशिएट किया हुआ है, इसको मैंने फर्दर डिवाइड किया है। पहले पर मैंने मिडिल क्लास लिखा है, दूसरे पर मैंने पीजेंट लिखा है, तीसरे में मैंने आर्टिशियन या सिटी वर्कर लिखा हुआ है, सॉरी ये सिटी वर्कर, सी यहाँ पे आपको लिखा है, सिटी वर्कर्स, और लास्ट में सर्फ्स लिखा है। अब इसको मैंने आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि मिडिल क्लास इस थर्ड क्लास का ऐसा वर्ग था जो एजुकेटेड था। कैसा था? एजुकेटेड क्लास। इसमें आपके डॉक्टर्स आते थे, टीचर्स आते थे, ठीक है, और इंजीनियर्स आते थे, मर्चेंट आते थे, ट्रेडर्स आते थे, मतलब एक ठीक ठाक वर्ग था, पढ़ा लिखा हुआ एजुकेटेड वर्ग था। इसको थर्ड स्टेट में सबसे ऊपर पायदान पर रखा जाएगा, सबसे ऊपर लेवल पर रखा था, और ये एजुकेटेड पर्सन हुआ करते थे। और इसी में मैंने आपको सबको किया कि इसमें आपके डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर, बैंकर, ट्रेडर, मर्चेंट सभी इसी वर्ग में आते थे। वो सबसे पैसे वाला भी वर्ग हुआ करता था, ठीक है, प्रॉस्परस वर्ग हुआ करता था। उसके बाद पीजेंट्स आते थे। पीजेंट्स मतलब होता है फॉर्मर्स। फॉर्मर मतलब किसान, जो सब किसानी वगैरह, एग्रीकल्चर वगैरह से रिलेटेड काम करते थे, ऐसे को पीजेंट्स कहा जाता था। यहाँ पे मैंने 80% इसलिए लिखा है क्योंकि ये पूरे जितना आपका कह सकते हैं कि पूरे यूरोप कहते हैं फ्रांस की जितनी पॉपुलेशन थी उसका 80% पीजेंट्स लोग थे। यानी कि अगर 80% जो थे वो किसानी है, किसान एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व। उसके बाद आर्टिशियन, ठीक है, फिर सिटी वर्कर जो फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते थे, और सर्फ मतलब होता है बंधुआ मजदूर। हमारे यहाँ जो कहते हैं ना बेगार कराने वाले, बेगार, बिना पैसे, बिना किसी कह सकते हैं कि बिना किसी रिटर्न के काम करने वाले व्यक्ति को सर्व्स कहा जाता था। इनकी हालत सबसे खराब थी, सबसे निचले पायदान पे थी। इनकी कई पीढ़ियां काम करती थी किसी एक व्यक्ति या किसी नोबल से, और बिना किसी रिटर्न के।
इनकी स्थिति तो कुछ बेटर भी थी, इनकी और इनकी, पीजेंट्स और आर्टिशियन और सिटी वर्कर्स की, कुछ काम तो करते थे, उसके बारे में सैलरी और वेजेस मिलती थी, मगर ये इनका कोई ठिकाना नहीं था सब, और ज्यादातर लैंडलेस भी हुआ करते थे, जिनके पास भूमि नहीं हुआ करती थी। तो ये पूरे आप देखेंगे पूरी सोसाइटी, यानी कि फ्रांस की पूरी सोसाइटी, अगर आप इसको यूरोप के, हालांकि स्टेट वगैरह की व्यवस्था नहीं थी पूरे यूरोप में, फ्रांस में स्पेशली स्टेट वगैरह की व्यवस्था थी, मगर ये लमसम प्रिविलेज बेस्ड सोसाइटी पूरे यूरोप में थी, सबको किसी एक विशेष वर्ग को एक विशेष महत्व दिया गया था। अब खास बात यह है कि अब सरकार गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को रन करना है, रन करने के लिए टैक्स चाहिए, और टैक्सेस कौन देगा? कर। तो आपको जान के हैरानी होगी, आपने बुक में पढ़ा होगा कि किंग को सिर्फ दो वर्ग टैक्स, एक वर्ग टैक्स देता था, वो था थर्ड स्टेट, सिर्फ थर्ड स्टेट। इनको यानी सेकंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट को टैक्स देने की जरूरत नहीं थी, इनको एग्जेम्पशन था, एग्जेम्पशन मतलब छूट, ठीक, इनको टैक्स देने की जरूरत नहीं थी, किसको? किंग को। और एक तो और चीज, ये टैक्स देते नहीं थे किंग को, ऊपर से ये टैक्स वसूलने का इनको राइट था, मतलब ये टैक्स को और भी लेते थे, किससे लेते थे? थर्ड स्टेट से लेते थे। कुछ टैक्स ये देता था थर्ड स्टेट इनको, और कुछ टैक्स इनको भी देता था, यानी कि थर्ड स्टेट देखा जाए तो तीन लोगों को टैक्स देता था, किंग को देता ही देता था, राइट है किंग का टैक्स देना। उसके बाद ये फर्स्ट स्टेट यानी क्लर्जीज को टैक्स देता था, जो धर्म गुरु हुआ करते थे, रिलीजियस गुरु हुआ करते थे, रिलीजियस टीचर हुआ करते थे, और प्लस नोबिलिटीज यानी कि जो आपके कह सकते हैं कि जो अधिकारी वगैरह, मिलिट्री के उच्च अधिकारी हुआ करते थे, जो कहते हैं पूरे सिस्टम को रन करने के लिए बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हुआ करते थे, इनको देता था टैक्स ये। अब कहानी आती है। अब जैसे इसमें देखिए दो मैंने वर्ड दिया है, आप में वर्ड में लिखा गया है टिथ्स करके, टिथ्स करके। The church to extract share of the taxes is called tithes, यानी कि आपकी बुक में दिया है एक पर्टिकुलर, एक फ्रेंच लैंग्वेज में बोला गया है, तो उसको वहां पे कहा जाता था कि यानी कि चर्च, चर्च मतलब क्लर्जी, इसको चर्च भी समझिए, क्योंकि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि सारी धर्म से विशेष जो चीजें हुआ करती थी ये आपकी क्लर्जीज देखते थे, यानी क्लर्जीज जो टैक्स वसूलते थे थर्ड स्टेट को, उनको टिथ्स भी कहा जाता था, या टिथ्स जो भी आपका मन हो। टैली नाम का एक टैक्स हुआ करता था, टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, और जो टैक्स स्टेट डायरेक्टली स्टेट को पेड किया जाता था, किसके द्वारा? थर्ड स्टेट के द्वारा, उनको टैली टैक्स भी कहा जाता है, उसका एक फ्रेंच नेम होगा, जब भी फ्रांस में है तो फ्रेंच नेम होगा, उसको टैली टैक्स कहा जाता था, जो डायरेक्ट स्टेट को दिया जाता था थर्ड स्टेट के द्वारा, और कुछ टैक्स इनके द्वारा दिया जाता था। अब आप समझेंगे कि पूरे यूरोप की, जो मैंने लिखा हुआ है, पूरे यूरोप की 96% पॉपुलेशन जो थी वो थर्ड स्टेट के लोग थे। जो 96% है पॉपुलेशन, यानी कि जो थर्ड स्टेट की बात करते हैं, पूरे फ्रांस का जो थर्ड स्टेट था, पूरे फ्रांस की ओवरऑल अगर परसेंटेज को 100 मान लीजिए, तो पूरे फ्रांस की 100% पॉपुलेशन का 96% जो था ये थर्ड स्टेट में बिलोंग करता था, और पूरे फ्रांस का 80% पॉपुलेशन किसानी करती थी, पीजेंट से, क्योंकि मैंने लिख रखा है। तो ये पूरे, अगर आप देखा जाए लेट 18th सेंचुरी में फ्रांस की सोसाइटी किस प्रकार से सेग्रीगेटेड थी, डिवाइड थी, क्लासिफाइड थी, ये मैंने आपको इसको बताने का प्रयास किया है। तो जैसा कि हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन है, हिस्ट्री का चैप्टर है, थोड़ा लेंदी है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ करके पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको 10 मिनट तो इस पूरे बैकग्राउंड पे आने के लिए लिया था, कैसे आपको मैंने यूएस और वहाँ पे जो फ्रांस की लड़ाई और ब्रिटेन के बीच में लड़ाई हुई थी, उसको फंडिंग कर रहा था फ्रांस, उसको मैंने बताया। फिर इंडिया के पर्सपेक्टिव से बताया कि इंडिया में कैसे फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में कार्नेटिक वॉर हुए थे, उसको लेकर मैंने आपको यहाँ पे उसको कनेक्ट करने का प्रयास किया। हालांकि मैं इंडियन हिस्ट्री को वर्ल्ड हिस्ट्री से कनेक्ट करने का प्रयास करूंगा, अगर आप लोग उसको पसंद करेंगे तो अच्छी बात है, और आपको ऐसे पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट या होलिस्टिक नॉलेज के लिए। तो ये सब चीज़ें आपकी हो गई है, मैंने आपको सबको ब्रीफली बताया कि किस प्रकार से 18th सेंचुरी में सोसाइटी डिवाइड थी, इसमें क्लासेस थे, इसको स्टेट्स कहा जाता था, जिसमें फर्स्ट स्टेट थे, सेकंड स्टेट थे, थर्ड स्टेट थे। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जीज क्लास था, सेकंड स्टेट में नोबिलिटीज आते थे, थर्ड स्टेट में ये मिडिल क्लास, पीजेंट, आर्टिशियन और सर्फ आते थे, और इन दो क्लास, ऊपर के दो क्लासेस को प्रिविलेज थी, इनको टैक्स एग्जम्पशन थी, टैक्स राजा को नहीं देते थे, पूरा टैक्स सब थर्ड स्टेट वाले ही देते थे।
टैक्सेस के कुछ स्पेसिफिक नाम है, जैसे टीथिस टैक्स जो होता है वो चर्च को वसूलता था, उसको टेथिस टैक्स कहा जाता था। टैली टैक्स कहा जाता था जो थर्ड स्टेट डायरेक्ट स्टेट को देता था, उसको टैली टैक्स कहा जाता था। तो ये पूरा आपका इस वीडियो में समराइज मैंने किया है। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध होंगे, जब नेक्स्ट वीडियो हम आपके साथ लेके आएंगे, तो हम इसके आगे की चीज़ों को रन अप करेंगे, क्या क्या कॉजेज रहे और कैसे सिस्टम ने कैसे कैसे चीज़ों ने व्यवस्थित किया, कैसे प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ और फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे घटित। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो, और मुझे ऐसा तो कहना हो तो अच्छा लगेगा कि मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा। हालांकि मैं आपके साथ कॉन्टीन्यूअस तरीके से नहीं रह पाया था, इसलिए मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था वीडियो में कि बोर्ड के एग्ज़ाम थे, क्योंकि मेरे भाई वगैरह छोटे हैं, वो मेरी वीडियो बनाने में, शूट करने में मदद करते हैं, मैं अकेला ये अभी काम नहीं कर पाता हूँ। मगर आपसे वादा है कि मैं रेगुलर इस वीडियो को लेकर आपके सामने आऊँगा और आपके कोर्सेज को रैपिड तरीके से आफ्टर जब ये हमारी स्कूल बंद हो जाएंगे, खास करके मई मिड में, तब मैं रेगुलर आपके साथ वीडियो लेके आऊँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच।